पार्ट टू? किसका पार्ट टू कह रहे हैं? मॉडर्न का है किसका पार्ट टू का? एक और बताना। पार्ट टू का रह गया था क्या उसका, मॉडर्न फिजिक्स का? अच्छा, पार्ट वन डिस्कस हो गया था इसका? पार्ट वन डिस्कस नहीं हुआ ना? चलो बताता हूँ उसका। अच्छा, आपने कर लिया था वो। चलिए, पार्ट वन में E3। अच्छा, इतना एक ही क्वेश्चन रहा है। वेरी गुड यार, बाकी सारे कर लिए। E3, चलिए बताइए तो कैसे करना है। देखिए, इसने कहा कि फॉर द DT फ्यूजन रिएक्शन, मतलब ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, find the rate at which deuterium and tritium are consumed to produce 1 megawatt. ओके, द Q वैल्यू ऑफ DT रिएक्शन अपने को दिया हुआ है, इसकी Q वैल्यू अपने को दिया हुआ है, वो कितना है? 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये ऐसा है, ठीक है। और ये यहाँ Q वैल्यू अपने को मिल रहा है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन क्वेश्चन कैसे करते हैं ऐसे। पर रिएक्शन देखो, 1 ड्यूटेरियम यूज हो रहा है, 1 ट्राइटियम यूज हो रहा है, ठीक है। तो फाइंड द रेट एट विच द ड्यूटेरियम ट्राइटियम आर कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस 1 मेगावाट। द Q वैल्यू ऑफ DT रिएक्शन दिया हुआ, एंड अज्यूम ऑल द एनर्जी फ्रॉम द फ्यूजन रिएक्शन इज अवेलेबल, यानी इतनी एनर्जी पर रिएक्शन अवेलेबल है। तो देखो यहाँ से पर रिएक्शन एनर्जी अवेलेबल कितना है? 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और पर रिएक्शन 1 ड्यूटेरियम यूज हो रहा है, ड्यूटेरियम यूज हो रहा है और ट्राइटियम यूज हो रहा है 1 पर रिएक्शन, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना कितना कंज्यूम हो रहा है। तो पर रिएक्शन इतनी एनर्जी है, ठीक। यहाँ देख लेते हैं कि पर रिएक्शन 1H2 1 is used। तो हर रिएक्शन में इतनी एनर्जी मिल रही है, हर रिएक्शन में 1H2 यूज हो रहा है। तो मान लो अगर मैंने इसको m ग्राम लिया, तो m/2 यानी m ग्राम बाई 2 इसका मोलर मास है, इनटू Na। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो गए। तो एक न्यूक्लियस से इतना है ना, तो इतने से कितना हो गया, यानी इसका 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो ये इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि हमें ये पर सेकंड चाहिए, है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 × 10⁶ जूल पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप देख रहे हो कि हमारे पास आएगा m/2 इंटू Na 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू ये हो गया 17.6 इंटू 10⁻6 इंटू 1 पॉइंट, या ई में रहने देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो उसमें रहने देते हैं, आंसर भी उसी में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10⁻6। तो हमारे पास में यहाँ से, या Na भी रहने देते हैं, बाद में सॉल्व कर लीजिएगा आप। ये Na हो गया
तो हमारे पास आ गया m इक्वल टू 2/Na, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2/Na, और ये 1/17.6 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा हमारे पास में, लेकिन ये ग्राम पर सेकंड आया है क्योंकि मैंने 2 ग्राम लिया हुआ है, ये 2 ग्राम पर मोल, तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, और केजी में करेंगे तो 10⁻⁻, तो पहला ऑप्शन तो ये आ गया, लिख लो इसको। तो करने का तरीका ये रहेगा, दरअसल ये पर रिएक्शन वन एच टू पर रिएक्शन 1:1 इज यूज्ड। ये बात क्लियर है भाई सबको, कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ? हाँ सर। लिख लीजिए। लिख लिया। हाँ सर। नेक्स्ट है पर रिएक्शन 1H3 इज यूज्ड, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 2 की जगह ये 3 हो जाएगा, बस बाकी सब सेम है। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट 1 का तो हो गया, पार्ट 2 का A4 कह रहा है कि फॉर यूरेनियम न्यूक्लियस हाउ डज इट्स मास वेरी विद द वॉल्यूम, तो वो तो बताया था आपने, वो तो मेन कॉन्सेप्ट था ना, साइज ऑफ न्यूक्लियस जब बताया था मैंने, यानी पार्ट 2 A4 है ना। तो क्या बताया था हमने कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, B था, है ना, यही कॉन्सेप्ट था हमारे पास में। तो अल्टीमेटली A के करस्पॉन्डिंग क्या है, मास ही तो है ना। तो इसका मतलब है कि ये था हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ, है ना। तो यहीं से हमने क्या किया था, 4/3 πr³ है ना, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴ लाया था मैं, तो R इक्वल टू R0 A⁴ तो ए किससे करस्पॉन्डिंग है, मास से करस्पॉन्डिंग है, तो ये था। तो A4 हो गया, A5 भी बताना है। तो
तो A5 का आंसर तो बी है, क्योंकि जो न्यूक्लियस फोर्स होता है प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में सेम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता ना मास ना चार्ज ना किसी पर। तो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगा वो सेम होता है। ओके, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इसकी जो रेंज होती है न्यूक्लियर फोर्स की, वो 2 फेम्टोमीटर तक होती है। अगर उससे ज़्यादा रेंज हुई, मान लो उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर मान लो न्यूक्लियस रहे, सॉरी ये प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन जो रहे, है ना, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये इसकी रेंज है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल फोर्स है ना। और ये फोर्स क्या होता है कि जब सेम स्पिन में होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो या है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर सेम स्पिन में होते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके, वैसे तो दिए हुए थे उसमें भी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। अट्रैक्टिव नेचर का है, लेकिन रेंज यही है और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, ये फंडामेंटल यानी फंडामेंटल फोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास में A5P हो गया, C4। C4 क्या कह रहा है, बता देता हूँ मैं आपको इसको। Nuclei X decay into nuclei Y by emitting alpha particles. Energies of alpha particle are found to be only 1 mega electron volt and 1.4 mega electron volt. Disregarding the recoil of nuclei Y, the energy of gamma photon emitted will be 0.4. देखो कैसे, ये लिख लिया ना सबने। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में C4। तो मान लो ये हमारे पास में XAZ, ये हो जाएगा A-4 Z-2, लेकिन ये हायर एनर्जी लेवल पर रह जाता है। तो अगर ये हायर एनर्जी लेवल पर रह जाएगा तो यहाँ जो एनर्जी इसके पास होगी, तो इसने कहा एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये जो एनर्जी इसकी है ये इस केस में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन अगर मान लो ये ऐसा होता, ये अपने हायर एनर्जी लेवल पर नहीं रहता, मान लो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता है, तब इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 1.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि जब ये ग्राउंड पर आएगा, कौन, ये एक्साइटेड जो न्यूक्लियस है, तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा यहाँ, A-4 Z-2, और ना इसमें ए में कोई चेंज होता है ना जेड में कोई चेंज होता है, प्लस गामा फोटोन, है ना। ये जो एनर्जी रिलीज करेगा ये दरअसल 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आंसर ये है इसका। ठीक है, कैसे करना था। नेक्स्ट D3। चलिए D3 करते हैं। टू आइसोटॉप्स P एंड Q ऑफ एटॉमिक वेट दिया हुआ है अपने को 10 एंड 20। आइसोटॉप है तो यानी P सेम होगा, और एटॉमिक वेट दिया है 10 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट बाय वेट। ये तो एटॉमिक वेट दिया है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेट मतलब ऐसा है कि
ये P है और ये Q है, और इक्वल अमाउंट मतलब इसका भी M ले लेते हैं, इसका भी M ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या कह रहा है, आफ्टर 20 days देयर वेट रेशियो इज फाउंड टू बी 1/4। वेट रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अभी यहाँ से समझाता हूँ कि इसका M और इसका M लिया, तो इसका M बाई कितना हो जाएगा 10। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए एक तरह से। अगर मैं Na से मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हो गए इसके, यानी P के एक्टिव न्यूक्लियाई ये आ गए। उसी तरह इसके आ जाएंगे एक्टिव न्यूक्लियाई, तो P0 डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये M/20 × Na। ये इसके एक्टिव न्यूक्लियाई आ गए। अब इसी में देखो आप, इसी इक्वेशन को देखो, हम जनरल टाइम पर जाएंगे तो क्या मिलेगा, n=n0 e⁻⁻λ। अच्छा, ये भी दिया हुआ है, P हैज हाफ लाइफ ऑफ 10 days, देन हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप क्यों बताना है ना। तो P का जो हाफ लाइफ है वो दे रखा अपने को, ये है। आप इस वैल्यू को यहाँ रखो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब आप n रखोगे ना, तो अल्टीमेटली देखो इसका 10 तो कभी चेंज करेगा नहीं, n भी कभी चेंज करेगा नहीं, m ही तो चेंज कर रहा है। यानी ये जो फॉर्मूला होता है ना, n=n0 e⁻⁻λt, आप उसको ये से भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ एक्चुअली देखा जाए तो ये m0 है दोनों का, है ना। तो फॉर्मूला यहाँ हम लोग ये यूज कर सकते हैं, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी मास के लिए भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मास से तो चेंज होगा, क्योंकि 10 भी चेंज नहीं हो रहा है, Na भी चेंज नहीं होगा। उसी तरह Q का 20 भी चेंज नहीं हो रहा है, Na भी चेंज नहीं हो रहा है, तो M ही चेंज हो रहा है, तो दोनों साइड रखोगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो ये कह रहा है कि 1/4 आइसोटोप है, यानी वो 1 मतलब, देखते हैं मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो अपने को मिल गया, यानी M1/M2 ये 1/4 है ना, 1/4 है। और इनिशियली दोनों इक्वल थे ही से, तो हमारे पास आ जाएगा एक्चुअली ये कितना हो जाएगा देखो, m0 e⁻⁻λ। और ये कह रहा है कि आइसोटोप हैज हाफ लाइफ ऑफ 10 days, वो निकाल लेंगे, एंड आफ्टर 20 days, यानी 20 days डिवाइड बाई, हमें क्यू का चाहिए, तो m0 e⁻⁻λ, ये λ1 है मान लो, ये λ2 है, और इसका कितना, ये भी 20। तो m0 से तो m0 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/4 इक्वल टू e⁻⁻λ। अब ध्यान से देखो, λ1 इक्वल टू मतलब ln2/10 है ना इसका, तो यहाँ रख देंगे, कितना आ गया है ln2/10 इंटू 20 ना, और ये कितना हो जाएगा e⁻, λ2 माइनस ये 20 हो गया। यहाँ से देखो, अब आप ये कितना मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है e⁻2, यानी ln4 मिल रहा है, ln4 मिलने बाई e⁻λ2 माइनस 20, मतलब क्या हो गया, ये 1/4 हो गया ना, और ये e⁻ माइनस λ2 20, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ e⁻ λ20 इक्वल टू 1 मिल रहा है ना। 1 मिलने का मतलब क्या हुआ कि λ2 20, ये ln1 मिल रहा है ना, जो कि 0 हो गया। और λ2 को क्या लिखोगे आप, क्योंकि अपने को तो क्या बताना, हाफ लाइफ बताना है, तो ln2/t हाफ ना, इंटू 20 इक्वल टू 0, यानी इसका t हाफ कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। यही आंसर है। आगे बात समझ में, तो बस हो गया, यही था। फिर इसका पार्ट 2 करेंगे। अच्छा, पार्ट 3 भी कर रखा है ना आप लोगों ने, कर लिया ना, उसमें डाउट है क्या इसका, न्यूक्लियर फिजिक्स का और इसका, सॉरी मॉडर्न फिजिक्स का। न्यूक्लियर फिजिक्स का तो डिस्कस करना ही है, लिख लीजिए।
लिख लिया? हाँ सर। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिस्क के बारे में बात कर चुके थे, मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको करवाए थे। नंबर ऑफ मैक्सिमास मिनिमास के बारे में बात हो गई थी, स्क्रीन पे क्या रहेंगे। और ये एग्जांपल 5 किया है क्या हम लोगों ने? नहीं किया है तो एग्जांपल 5 पर आएंगे अभी। ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ वाली बात हो गई थी। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ ऐड कर लेते हैं। फ्रिंज विड्थ इन अ मीडियम of refractive index when wavelength of light is given with respect to fringe width in a medium of refractive index mu when a wavelength of light is given with respect to air। तो एयर के रेस्पेक्ट में दिया तो हमें ये मालूम है कि कॉन्सेप्ट हमारे पास में सिंस n1 लैम्बडा 1 इक्वल टू n2 लैम्बडा 2, ये पढ़ा हमने वे ऑप्टिक्स में, एक फॉर्मूला देखा था वहाँ, है ना। तो अगर एयर की बात करें यानी n1 अगर इक्वल टू 1 है तो वहाँ वेवलेंथ मान लो लैम्बडा 1 इक्वल टू लैम्बडा है, तो n2 इक्वल टू अगर n है तो फिर लैम्बडा 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 1 इंटू लैम्बडा इक्वल टू n लैम्बडा 2, यानी लैम्बडा 2 इक्वल टू होगा लैम्बडा बाई n, यानी मीडियम में जो भी लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्बडा बाई n हो जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी यहाँ, लैम्बडा बाई लैम्बडा इंटू डी बाई n इंटू स्मॉल डी, जहाँ लैम्बडा क्या है, लेकिन लैम्बडा जो है एयर के रेस्पेक्ट में, वेवलेंथ है किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो अगर पूरे के पूरे सेटअप को, वाइड एसी सेटअप को अगर हम लोग किसी मीडियम के अंदर लेके जा रहे हैं तो आप देखोगे कि यहाँ अपने को जो पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न में जो फ्रिंजेस मिल रही थी अपने को, वो क्या करेगी, थिकनेस उनकी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना। ये डी है, यानी ये जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डी है, और ये कैपिटल डी है, ये कोई जनरल पॉइंट पी है ना, और ये एंगल थीटा होता है ये। तो लिख लीजिए, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे हम लोग।
जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। भाई सबने लिख लिया ने? हाँ सर। जैसे क्वेश्चन है यहाँ, a double slit apparatus is immersed in a liquid, लिखते जाइए आप लोग, of refractive index 1.33. It has slit separation of 1 mm and distance between the plane of slits and screen 1.33 meter. These slits are illuminated by a parallel beam of light whose wavelength in air is 6300 angstrom. पहला पार्ट, calculate the fringe width. B, one of the slits of the apparatus, one of the slits of apparatus is covered by a thin glass sheet of refractive index 1.33, sorry 1.53, वो तो उसका ले लिया था हम लोगों ने, 1.53. Find the smallest thickness
of the sheet to bring the adjacent minima on the axis। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2-3 पॉइंट हैं, ठीक है। वो पहले समझ लेते हैं हम लोग चीज़ों को, फिर इसको यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मैं पहले भी पढ़ा चुका था, है ना। और आज एक कॉन्सेप्ट ये है, और एक चीज़ इसमें ये जो शिफ्टिंग जो बात कर रहा है वो समझना है ना। तो समझते हैं, पहले लिख लिया आप लोगों ने सामने? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर, लिख लिया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये कह रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। पहली बात तो ये मतलब होगा यहाँ, यानी इसके जो वेव फ्रंट्स हैं वो पैरेलल मतलब पैरेलल प्लेन्स हैं। ये एक S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है, तो ये नया हमारा वेव फ्रंट बनेगा, यहाँ से नया सोर्स हो गया है ना। यहाँ ये स्क्रीन है, और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये मीडियम के अंदर है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ NM है, और वो दिया इसने 1.33। इस मीडियम के अंदर ये हमारे पास में ये परफॉर्मेंस हो रही है इसको लेकर, ठीक है। ये एक्सिस ये है ना, तो ये आप देखो कि ये एक्सिस ये अगर ये है, ये हमारे पास में ये पॉइंट O मान लेता हूँ। यहाँ अपने को क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा अभी इस केस में, क्योंकि कोई हमने स्लैब नहीं रखा है, किसके, कोई भी स्लिट के सामने अभी कोई ग्लास स्लैब नहीं रखा हमने। वो वही कह रहा है, एक जगह अपने को थिन ग्लास शीट रखना है, तो अभी कोई नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट P पर क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा अपने को, है ना। लेकिन उसके पहले वो कह रहा है कि फ्रिंज विड्थ क्या होगी और एयर, तो इसका मतलब फ्रिंज विड्थ का मतलब यहाँ हुआ कि लैम्डा डी बाई NM इंटू डी, ये फ्रिंज विड्थ होगी यहाँ। यानी जो फ्रिंजेस अपने को यहाँ मिलेगी इस मीडियम में जाने के बाद में, इनकी थिकनेस ये हो जाएगी, है ना। वो निकाल लेंगे हम लोग, सब दिया हुआ है। ये डिस्टेंस भी अपने को दिया हुआ है, D इक्वल टू 1.33 मीटर दिया हुआ है, और ये स्मॉल इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है D, वो भी अपने को दिया हुआ है। D इक्वल टू कितना दिया, 1 mm दिया हुआ है ना। लैम्बडा अपने को दे रखा है इसने, लैम्बडा कितना है 6300 एंगस्ट्रॉम दिया है, ये एयर के रेस्पेक्ट में, तभी तो हमने NM नीचे लिया है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि मीडियम के अंदर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है, यानी पतली हो जाती थोड़ी, है ना। मतलब उसकी जो साइज है, जो विड्थ है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक। अगर एयर में होता ये पूरा सिस्टम, अगर पूरा का पूरा एपरेटस अगर एयर में होता तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी लेते हैं। इस मीडियम में जाने के बाद में ये आ गया, क्लियर। अब वो आगे क्या कह रहा है, हमने क्या किया ये लिख लो पहले। तो अभी अपने को सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। अभी हमने कोई स्लैब नहीं लगाई यहाँ, तो यहाँ n इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या मिलेगा अपने को, सेंट्रल मैक्सिमा।
तो ये तुम्हारा पहला पार्ट आ गया। पहले लिख लिया सबने? तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पैटर्न कैसा मिलेगा अपने को। ये ब्राइट फ्रिंज होगा जो सेंट्रल है, ये n इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। फिर ये हमारे पास में मिनिमा होगा, फिर ये मैक्सिमा है। उसी तरह नीचे ये हमारे पास में डार्क फ्रिंज होगा, n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग मिनिमा है, ये n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा है, ये n इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग मिनिमा है, ये n इक्वल टू -2 के 1 के करस्पॉन्डिंग ही ये मैक्सिमा होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है वन बी पार्ट में देखो, वन ऑफ द स्लिट्स ऑफ द apparatus is covered by a thin glass sheet of reference index 1.53. Find the smallest thickness of the sheet to bring the adjacent minima on the axis. मतलब कौन सा, या तो अगर मैं स्लैब यहाँ रखता हूं मान लो, तो ये पैटर्न किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट होगा। तो मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर गया, तो ये जो मिनिमा है ये वाला कौन सा, ये मिनिमा कहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। अगर यहाँ जाएगा तो आपको याद होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये मिनिमा और मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस आती है ये कितनी आती है, ये b/2 आती है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। क्योंकि दो मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इनकी और इसके बीच की डिस्टेंस जो है ये बीटा होती है। इसका मतलब मिनिमा और मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बीटा। इसका मतलब जो y0 शिफ्ट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ, वो b/2 है, बीटा/2 है। ये लॉजिक समझ में आया? अगर जब मैं स्लैब ऊपर वाली सीट में रखता हूं तो ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, देखो वन ऑफ द स्लिट्स ऑफ द apparatus is covered by a thin glass sheet of reference index, क्योंकि लास्ट टाइम बताया था ना डिस्प्लेसमेंट वाला, तो ये कितना शिफ्ट हो रहा है, केवल पैटर्न। क्यों बोला मैंने ऐसे, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो रहा है, b/2 तो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जब सेंट्रल मैक्सिमा b/2 ऊपर शिफ्ट होगा तो सीधी सी बात है कि ये जो फ्रिंज है, ये वाली जो फ्रिंज है, ये वाली जो फ्रिंज होगी, ये तभी तो b/2 ऊपर जाएगी, क्योंकि ये b/2 ऊपर जा रहा है। तो जब ये b/2 ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये b/2 ऊपर गया। समझ में आया? क्योंकि एडजेसेंट मिनिमा को ओ पर आना है, किस पर आना है, ओ पर आना है। तो फिर ओ कितना शिफ्ट हुआ ऊपर, b/2 शिफ्ट हुआ, यानी y0 कितना हो गया, b/2 हो गया। ये लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। है ना? तो अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये उतना आसान नहीं है तो मैंने समझा दिया। बीटा तो देखो मीडियम के अंदर कर रहे हैं तो बीटा तो यही रहेगा जो हमने यहाँ निकाला, बीटा तो हमारे पास में यही रहेगा। लेकिन अब इसको दो तरह से हम लोग पार्ट डिफरेंस देख सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। ये S1 है, ये S2 है। मान लो एक पॉइंट P है, यहाँ से रे आई है, यहाँ से रे आई है, एक पॉइंट P है, और इसको इससे मिलाओ। ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये y0 है, क्योंकि पॉइंट O जो यहाँ था वो यहाँ शिफ्ट हो गया O डैश P पॉइंट पर। लेकिन इसका रेफरेंस इंडेक्स क्या है, Na में, ये तो एयर है नहीं यहाँ,
यहाँ इसके पहले पार्ट डिफरेंस तो 0 ही था क्योंकि सबके सब पैरेलल आ रही है। तो S1 S2 के लेफ्ट साइड अगर आप जाओगे, इस जो स्लिट प्लेन है उसके लेफ्ट साइड देखोगे तो पार्ट डिफरेंस 0, उसके बाद ही पार्ट डिफरेंस आने लगेगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको? दो तरह से पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पहला, डेल्टा x इक्वल टू किसके? एयर के रेस्पेक्ट में। तो एयर के रेस्पेक्ट में आप कैसे लिखोगे? यहाँ से स्टार्ट कर, क्योंकि यहाँ ये दरअसल क्या हो गया, यहाँ हमें n इक्वल टू 0 लाना है क्योंकि यहाँ स्लैब रख दिया। तो स्लैब का यानी मैं इसको स्लैब की जगह n मतलब प्लेट मान लेता हूँ, प्लेट ही बोल रहा है, ग्लास शीट है, NS ले लेते हैं इसको। शीट का रिफरेंस इंडेक्स है और इसकी थिकनेस में यहाँ T ले रहा हूँ। तो कैसे लिखूंगा पार्ट डिफरेंस? वो लिखूंगा S2P बाई C बाई NM, क्योंकि ये टाइम है। देखो S2P बाई C बाई NM, इस यानी इस मीडियम है ना में ये है, तो इस मीडियम में ये C बाई NM स्पीड से जा रहा है, कितना टाइम लेगा? माइनस, इसको हटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग S1P माइनस T। तो इस मीडियम में कितना चला, यानी इसका टाइम होगा NM प्लस उस स्लैब के अंदर तो T बाई C बाई NS। तो एयर के रेस्पेक्ट में तो C से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको, यानी आ गया डेल्टा x इक्वल टू C से तो C कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया NM S2P माइनस NM S1P माइनस T प्लस NST। ये लिख लो पहले। और ये y नोट क्या ले रहा हूँ मैं? यहाँ बीटा बाई 2 ले रहा हूँ, जहाँ बीटा की वैल्यू क्या है? लैम्बडा d बाई NM स्मॉल d। अरे क्या लिखा है? ये लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर, एक मिनट। हो गया? सर हाँ बोलिए। हो गया सर। हम्म।
तो यहाँ से देखो अब आप डेल्टा एक्स इक्वल टू तो यहाँ से S2P माइनस S1P और ये हो गया NM, यहाँ से हम लोग NS माइनस NM इंटू टी, हाँ ये डेल्टा एक्स हो गया। और ये क्या हमारे पास में, ये दरअसल है डी साइन थीटा NM माइनस NS माइनस NM इंटू टी, ये डेल्टा एक्स है। इसको क्या करेंगे हम लोग, जीरो पुट करेंगे क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम वहाँ चला गया। पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल है यहाँ, जो वाई नॉट भी है ना, क्योंकि बीटा बाई टू तो शिफ्ट हुआ, तो कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में क्या है, काफी स्मॉल है ना। और तो डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डी, ये वाई नॉट बाई कैपिटल डी एन एम है ना, माइनस एन एस माइनस एन एम इंटू टी। तुम्हारे पास में इस केस में क्या हो जाएगा, देखो वाई नॉट बाई डी इंटू स्मॉल डी है ना, एन एम सॉरी ऊपर ही है, इक्वल टू एन एस माइनस एन एम इंटू टी। तो टी इक्वल टू आ गया डी बाई कैपिटल डी एन एम बाई एन एस माइनस एन एम इंटू वाई नॉट। वाई नॉट को क्या लिखेंगे यहाँ, बीटा बाई टू लिखेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा डी बाई डी एन एम बाई एन एस माइनस एन एम बाई टू भी कर देंगे इंटू बीटा लेमडा डी बाई एन एम इंटू डी। तो अल्टीमेटली टी की वैल्यू आ गई हमारे पास में डी बाई नहीं डी तो कट गया, लेमडा बाई टू, ये हो जाएगा एन एस माइनस एन एम। तो ये थिकनेस होगी वो, ये आंसर है। बाकी आपको वैल्यूज दे रखा है तो आप कर लीजिएगा। एक तो ये हो गया तरीका, एक और तरीका है उसी मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालने, मान लो हम लोग लिख लिया।
निकलेगा क्या? हाँ हाँ सर। सर। यानी सेकंड पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो क्या लिखूंगा देखो मैं, S2P बाई C बाई NM माइनस S1P माइनस T बाई C बाई NM प्लस T बाई C बाई NS और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे C बाई NM से, तो ये डेल्टा एक्स आ गया। तो हमारे पास ये आ जाएगा दरअसल डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, आ जाएगा S2P माइनस S1P प्लस T माइनस NS बाई NM T, यानी ये हो जाएगा S2P माइनस S1P, ये हो जाएगा माइनस बार लेंगे तो NS बाई NM माइनस 1 इंटू टी, और ये क्या हमारे पास में, ये डी साइन थीटा है ना, ये डेल्टा एक्स है। तो मैक्सिमा की बात करेंगे हम लोग की तो जीरो हो जाएगा, वो तो जाएगा एन एस बाई एन एम माइनस 1 इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में वाई नॉट बाई डी है ना, और ये हो जाएगा एन एस माइनस एन एम बाई एन एम इंटू टी, और ये हो गया डी बाई डी, यहाँ क्या मिलेगा बीटा बाई 2 इक्वल टू एन एस माइनस एन एम इंटू टी डिवाइडेड बाई एन एम। तुम्हारे पास आ गया डी बाई 2 डी, और बीटा, बीटा क्या था भाई, लेमडा डी बाई एन एम इंटू स्मॉल डी, तो हो गया एन एस माइनस एन एम इंटू टी डिवाइड बाई एन एम। तो अल्टीमेटली कितना आ गया भाई, टी इक्वल टू आ गया लेमडा बाई 2 एन एस माइनस एन एम, ये आंसर है। लिख लिया? यस। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में YDAC इन वाइट लाइट। अब एक बात तो क्लियर कर दूं कि जो आपको पैटर्न जैसे अभी देखा हमने, जो स्लिट्स मिल रही थी, सॉरी जो फ्रिंजेस मिल रही थी, डार्क ब्राइट ऐसे मिल रही थी अपने को, तो वो तो यहाँ मिलेगी नहीं। क्यों?
क्योंकि व्हाइट लाइट जब यूज करेंगे तो 7 कलर्स है, क्योंकि देखो YDAC में मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, लेकिन ये तो व्हाइट लाइट है। तो व्हाइट लाइट है तो इस केस में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न तो नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन ऐसा तो हम समझ सकते हैं कि मान लो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई तो ब्लू का अपना एक पैटर्न होगा, रेड का अपना पैटर्न होगा, तो हो सकता है उनकी फ्रिंजेस जो हैं आपस में ओवरलैप कर रही होगी, ऐसा तो समझ सकते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ बात समझ मारी मैंने क्या कहा, हाँ सर। है ना। तो मतलब अब ये कि कुल मिला के इसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बाकी का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो पार्ट डिफरेंस तो क्या करेंगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बता रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 6 से मान लो, इसने कहा अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ, क्यों एक बीम है जिसमें 2 वेवलेंथ है, तो क्या व्हाइट लाइट की बात कर रहा हूँ तो 7 कलर्स के एक साथ बात कर रहा हूँ। इसने तो 2 वेवलेंथ लिया है, यानी बीम में 2 वेवलेंथ है, इसका मतलब हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एक पैटर्न होगा, और उसी तरह दूसरी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एक पैटर्न होगा, कुछ फ्रिंजेस इनकी ओवरलैप कर रही होगी, तो वही क्वेश्चन इसने बनाया है। द बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ, एक में लैम्बडा 1 है जो कि 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक में लैम्बडा 2 है जो कि 4500 एंगस्ट्रॉम है ना। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस, अच्छा डी ये सब दिया हुआ है, ये इस तरह का सेटअप ही है। जब कुछ नहीं बताया जाएगा कि किस तरह का सेटअप है क्या है, तो ऐसा सेटअप समझना है कि लाइट ऐसे आ रही है, या जो केस मैंने यहाँ बताया था कि एस सोर्स यहाँ रखा हुआ है, या वो समझो, यानी स्लिट प्लेन के पहले कोई पार्ट डिफरेंस नहीं दिया है यहाँ, उसके बाद ही पार्ट डिफरेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास में दिया है कि ये डी है, और ये दिया है ये कैपिटल डी है, और ये स्क्रीन है। Beam of light consisting of wavelength is used in YDAC with 1 meter और DV दिया हुआ है। Find the least distance from the central maxima where bright fringes due to the two wavelength coincide. Minimum distance बताना है ना। इसका मतलब क्या हो कि एक की वेवलेंथ ज्यादा और एक की वेवलेंथ कम है ना। तो आपको मालूम होगा कि बीटा 1 अगर मैं देखूं क्या मिलेगा, लैम्बडा 1 डी बाई डी, और बीटा 2 अगर मैं देखूं तो क्या मिलेगा, लैम्बडा 2 डी बाई डी, ये मिलेगा अपने को, है ना। तो आप एक बार बताइए, पहली बात तो ये नहीं कह सकते हो कि दोनों, क्योंकि कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा, तो ये नहीं कह सकते हो कि मतलब यहाँ की एक दोनों का फर्स्ट मैक्सिमम मिल रहा होगा, ये नहीं बता सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, हम ये तो बता सकते हैं कि यहाँ की बात कर रहा है, तो एक के करस्पॉन्डिंग क्या होगा यहाँ, y1 होगा, और y1 हमें निकाला था, क्या आया था y1 याद आ रहा है, एन लैम्बडा डी बाई डी, है ना। यानी हो जाएगा n1 लैम्बडा 1, दूसरे का n2 लैम्बडा 2 डी बाई डी, क्योंकि लिस्ट डिस्टेंस बताना दोनों क्या है यहाँ है, इक्वल है, ये कह रहा है कि कोइंसाइड कर रहा है। फाइंड द लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द टू वेवलेंथ कोइंसाइड, तो y1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, y2, इसका मतलब n1 लैम्बडा 1 डी बाई डी इक्वल टू n2 लैम्बडा 2 डी बाई डी, यानी n1 लैम्बडा 1 इक्वल टू n2 लैम्बडा 2। अब यहाँ n1 n2 क्या होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए, अगर आपको याद आ रहा हो और ये समझ में आ रहा हो तो, क्योंकि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ऐसे सेंट्रल मैक्सिमा मतलब जो जितने भी बाकी के मैक्सिमा मिलते जाएंगे, मिनिमा मिलते जाएंगे, लेकिन यहाँ मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये n1 और n2 क्या होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए। लिख लो, इसको बताता हूँ मैं क्या मतलब होगा इसका।
लिख लिया? सर 1 मिनट। हाँ सर लिख लिया। अब यहाँ रखो, देखो आप वैल्यूज। तो N1 इंटू 6000 इक्वल टू N2 4500। तो यहाँ देखो आप N1 बाई N2 कितना आ रहा, 3/4 आ रहा है। मिनिमम की बात कर रहा है क्योंकि नेक्स्ट वाला क्या जाएगा अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8। देखो कौन कौन से कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। फिर 3 से कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहा है, 9 12, ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, मालूम है इन दोनों के। तो मैक्स मास तो यानी देखो कि N1 यानी N1 इक्वल टू 3 और N2 इक्वल टू 4। इसका मतलब है वेवलेंथ λ2 का जो लाइट है उसका फोर्थ मैक्सिमा, λ1 जो लाइट है उसका थर्ड मैक्सिमा से कोइंसाइड कर रहा है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसका मतलब है कि वो जो डिस्टेंस है y1 इक्वल टू y2, कोई भी एक ले लो आप, N1 λ1d बाई d, इसके करस्पॉन्डिंग अपने को डिस्टेंस मिल जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। तो रखो N1 कितना है यहाँ, N1 है 3, λ1 कितना है 6000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू d कितना है 1 बाई स्मॉल d कितना है 10⁻⁻3। तो ऊपर गया, ये हो गया y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू, तो 7 यानी हो गया 18 इंटू 10⁻⁻3, यानी कितना आया 18 mm आ गया। हाँ सही क्या क्या? तो 10⁻⁻4 आएगा। 1.8 कितना आ गया 1.8 mm आ गया, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस ही है। नेक्स्ट वाली पूछता तो इसके करस्पॉन्डिंग होती 6/8 के, नेक्स्ट वाली 9/12 के करस्पॉन्डिंग होता। क्लियर? लिख लो इसको, तो ऐसे करना है। फिर ये जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी करिएगा। मैं आपको ऑब्लिक वाला बताता हूँ। सर मतलब इसमें अगर हमें y3 y4 ये फाइंड आउट करना है तो फिर हमें वो 6/8 वाला से अप्लाई करना पड़ेगा क्या? क्या फिर से बोलिए। सर मीन्स जैसे y1 इज इक्वल टू y2 में हमने 3 वाला यूज किया, तो फिर उसके उससे और ज्यादा डिस्टेंस का ढूंढना है तो फिर 6/8 का ऐसे यूज करना है क्या हाँ, सर? नेक्स्ट वाले की पूछा मान लो उसने जहाँ कॉन्सेप्ट कर रहा है, तो यानी N1 इक्वल टू 6 और N2 इक्वल टू 8, ये वाला कॉन्सेप्ट कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। लिख लिया ना? हाँ सर। ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस में ये कि लाइट अभी तक हम क्या समझ रहे थे, या तो सोर्स इस लाइन पर लाई कर रहा था, यहाँ कहीं था, या लाइट क्या आ रही, पैरेलल लाइट बीम आ रही है। लेकिन अभी इस केस में मान लो लाइट ऐसे आके इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल लाइट ही है लेकिन ऐसे आ रही मान लो, यानी S1 यानी जो स्लिट प्लेन है उसके पहले ही उसमें पाथ डिफरेंस आ गया।
तो कुछ नहीं है, सिंपल ही है, पार्ट डिफरेंस निकालना है, कुल मिला के कहानी है। देखो वाईडी यंग ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो तो एक ही था, जो टिपिकल वाईडीएस जो मैंने सबसे पहले बताया था। बाद में लोगों ने मॉडिफाई किया इसमें कि ये पार्ट डिफरेंस चेंज करेंगे तो ये ऐसा होगा, तो इस मीडियम में डाल देंगे तो वैसा होगा। कॉन्सेप्ट तो एक ही है जो पहले बताया था पहले दिन। ये तो बाकी का तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, कुछ नहीं, मतलब डिफरेंट इन द सेंस कि मतलब फिगर डिफरेंट डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट हुई तो मान लो ये एंगल, अगर मैं कहता हूँ कि ये एंगल मान लो फाई एंगल है ना। अब अपने को सेंट्रल मैक्सिमा ढूंढना है, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिलेगा अपने को? सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ तो नहीं मिलेगा क्योंकि पार्ट डिफरेंस यहाँ जीरो ही नहीं आएगा। क्या करेंगे इस केस में? तो सेंट्रल मैक्सिमा वैसे तो यहाँ मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ जस्ट इस पे यहाँ, क्योंकि दोनों साइड ये क्या है, ये भी एयर है और इधर भी एयर है और ये स्क्रीन है। सेंट्रल मैक्सिमा अपने को यहाँ मिलेगा, है ना। और नहीं तो आप छोड़ो इसको, कोई जनरल पॉइंट पे पहले बात कर लेते हैं। तो मान लो इसका सेंट्रल मैक्सिमा कहीं और होगा, ऐसा नहीं है। तो मैंने मान लिया कि, मान लो अगर इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ से इस पॉइंट पी की, यहाँ से रे आ रही है और यहाँ से रे आ रही है और ये एंगल में थीटा ले रहा हूँ, और ये जो डिस्टेंस हमें मालूम ही है, ये डिस्टेंस डी है और ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी है। यहाँ जो डी है, सॉरी, ये लेस देन कैपिटल डी है। तो यहाँ पहले पार्ट डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये एंगल क्या होगा, फाई। तो ये पार्ट डिफरेंस कितना मिल जाएगा अपने को, डी साइन फाई। उसी तरह इसका देखो पार्ट डिफरेंस, तो कितना मिल जाएगा, डी साइन थीटा। तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये मान लेता हूँ मैं, ऐसे मान लो। तो डेल्टा एक्स, पॉइंट पी के लिए बात कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ S/2/C प्लस S/2P/C माइनस S/1P/C, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे C से। तो ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ गया। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू जाएगा S/2 प्लस ये होगा S/2P माइनस S/1P। देखो S/2 क्या है यहाँ, S/2 है डी साइन फाई, प्लस S/2P माइनस S/1P क्या है, डी साइन थीटा। आप यहाँ देखो डेल्टा एक्स ऊपर की साइड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर नहीं है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये रहेगा, इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा नीचे की तरफ है ना। तो वो जैसे मैं बता रहा था वहाँ सेंट्रल मैक्सिमम मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से हम लोग ऑब्लिक वाले कॉन्सेप्ट को करेंगे। बाकी कुछ है नहीं, बस पार्ट डिफरेंस निकालना आना चाहिए, बाकी सब चीज़ें वही जो पहले पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन करता हूँ तो उससे और क्लियर होगा, लिख लो इसको। जैसे एग्जाम्पल 9 है,
तो ये डी साइन थीटा कैसे आता है मालूम है ना? तो क्योंकि ये एंगल जो है ना ये थीटा निकल के आता है, क्योंकि ये एंगल जो है ना ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल है ना ये 90 माइनस थीटा होता है, तो ये एंगल थीटा निकल के आएगा। उसी तरह यहाँ देखो ये एंगल फाई होगा। निकले भाई? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में जैसे एग्जांपल 9 है, इन YDAC विद D इक्वल टू 1 मीटर, ये सब दिया ऐसा। यहाँ देखो एंगल कितना है, एंगल काफी स्मॉल है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ, जो स्लिट प्लेन पे लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, ये S1 है, ये S2 है। तो यहाँ ये जो एंगल दिया है ना काफी स्मॉल एंगल है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, यानी ये एंगल फाई है। और फाई एंगल अपने को दिया है 0.57 डिग्री, यानी डिग्री में ये हमारे पास में। तो लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है और ये हमारे पास में डी है। कह रहा है कि ये डी अपने को दे रखा है कैपिटल डी, स्मॉल डी भी दिया हुआ है इसने, और लाइट जो इंसिडेंट हो रही है इसकी वेवलेंथ दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। is incident at an angle of 0.57 degree with respect to the axis of symmetry of the experimental setup. If center of symmetry of screen is O as shown, यानी ये point O है स्क्रीन का, find the position of central maxima। तो central maxima की पोजीशन कहाँ होगी? central maxima की पोजीशन यहाँ होगी। यहाँ से लाइट इधर आएगी और यहाँ से लाइट इधर आएगी, है ना। ये एंगल मैंने मान लिया, तो ये एंगल भी फाई है, तो एंगल भी फाई होना चाहिए, तभी तो जीरो मिलेगा, है ना। तो यहाँ से देखो इस पर परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो ये फाई है, तो ये जो डिस्टेंस है क्या मिलेगी आपको? डी साइन फाई। और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर गिराओ, है ना, तो यानी ये क्या मिलेगा आपको? ये S2 है और ये मिलेगा आपको डी साइन फाई। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस देखेंगे हम लोग यहाँ। इस पॉइंट को चलो S मान लेते हैं, तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0, यानी S2, क्योंकि वैसे भी एरी है SS2 और ये पॉइंट O डैश है, तो प्लस S2 O डैश माइनस S1 O डैश। तो SS2 तो कितना है यहाँ? डी साइन फाई प्लस, और ये S2 O डैश माइनस S1 O डैश, तो ये कितना रहा है? तो S1 O डैश तो ज़्यादा है ना यहाँ, कितना आ जाएगा? डी साइन फाई माइनस S1 O डैश माइनस S2 O डैश, तो ये आ गया डी साइन फाई। अगर मालूम है थीटा भी लेता, तो वैसे भी देखो ये क्या आ रहा है? डी साइन थीटा। अगर इसकी जगह में थीटा लेता, ये जीरो करना है, तो फाई यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया? फाई आ गया। तो कुल मिला के वो फाई होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमम मिल गया O डैश पर, यानी यहाँ हो गया n इक्वल टू 0। यहाँ क्या मिल गया अपने को? सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक, तो हमें ये भी बताना है कि डिस्टेंस कितना है। तो मैंने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये y0 है, मान लो। ये पूछ रहा फाइंड द पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा पूछ रहा है, तो काफ़ी स्मॉल है, लिख लो इसको। ये तो मैंने इसे बताया समझाने के लिए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। अच्छा, यहाँ जो स्लिट्स है ना, इनकी विड्थ पर भी जो इंटेंसिटी आ रही है वो डिपेंड करती है। आगे समझाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को मैं अभी, है ना।
भाई लिख लिया सबने? ठीक। सर हाँ बोलिए। सर वो आपने आज स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मतलब मीडियम था बीच में स्लिट और स्क्रीन के बीच में, तो वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा पे मतलब ये एडजेसेंट मिनिमा आना था, इसीलिए डेल्टा एक्स मीडियम के रिस्पेक्ट में और एयर के रिस्पेक्ट में सेम आया ना, नहीं तो वो डिफरेंट आ सकता है ना? नहीं 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 नहीं, पहले बेसिक पे जाओ, क्या बताया मैंने वहाँ। वो जो S2P रे तो उसी मीडियम उसकी उसकी लेंथ थी ना, ज्योमेट्रिकल लेंथ नहीं थी क्या? तो उस पॉइंट से उस पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम का डिफरेंस तो निकाला ना मैंने। तो वो आप वापस फंडामेंटल वाली चीज, जो बीटा है ना वो तो इस मीडियम के हिसाब से वही रहेगा, वो तो चेंज करेगा नहीं। अब मैं अच्छा। पार्ट डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो वहाँ पार्ट डिफरेंस जब मैंने निकाला तो वो एयर के रेस्पेक्ट में भी देख सकता हूँ और वो उस मीडियम के रेस्पेक्ट में भी देख सकता हूँ। तो मैंने कैसे देखा, आप देखो टाइम डिफरेंस निकाला और फिर एयर के रेस्पेक्ट में जो स्पीड है उससे मल्टीप्लाई किया, तो उस हिसाब से पार्ट डिफरेंस मिल गया। लेकिन जो वाई नॉट चला वो तो बीटा बाई 2 ही रहेगा, जो कि बीटा उस मीडियम में कितना है उसके करस्पॉन्डिंग जाएगा वो। हाँ सर, समझा। ये लिख लिया सबने? हाँ सर। अब ये क्या हो जाएगा ये बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये पता चली गया कि थीटा इक्वल टू फाई है, और फाई लेकिन काफी स्मॉल है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो हमारे पास वाई नॉट, तो हमारे पास वाई नॉट चाहिए अपने को, तो कितना हो जाएगा, तो वाई नॉट बाई डी इक्वल टू क्या होगा, ये टेन फाई होगा एक तरह से, लेकिन फाई तो स्मॉल ही है, इसको क्या लिखेंगे 0.57 इंटू पाई बाई 180 लिखेंगे। तो हमारे पास में वाई नॉट आ जाएगा डी इंटू पाई इंटू 0.57 डिवाइड बाई 180, ये आंसर होगा। और डी किस में, मीटर में है, तो मीटर में रखेंगे तो ये आंसर भी मीटर में आ जाएगा हमारे पास में। तो रख दो, कितना आ गया, तो 1 इंटू 3.14 इंटू 0.57 है ना, डिवाइडेड बाई 180 मीटर, ये आंसर है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। सॉल्व कर लो इसको, क्या रहे। बस सॉल्व करते हैं। तो ये आ रहा हमारे पास में 0.009943, यानी इसको आप लिख सकते हो वाई नॉट इक्वल टू 0.01 लिख सकते हो, है ना। ये तो मीटर में है, तो ये आंसर आ गया। और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब देखो, अगर ये रेफरेंस हमारे पास में कि मान लो ये अगर एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो फिर कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे इसका, अगर इसको ओरिजिन मानते हो तो -0.01 मीटर, है ना, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे की तरफ है वो। अब आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ देखो, यहाँ आगे आते हैं, इंटेंसिटी क्या होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी आई है, और यहाँ भी जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी आई है, दोनों की इंटेंसिटी आई है। तो यहाँ मैक्सिमा है ना, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई आई अगर है तो इसने कहा कि इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आई नॉट, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो वो इंडिविजुअल की अगर आई है तो 4 आई होगी ना, यानी इसका मतलब इंडिविजुअल की कितनी आ गई, यहाँ आई नॉट बाई 4 आ गया है।
भाई बात समझ में आ गई ने? तो अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल की इंटेंसिटी हमारे पास में I0/4 है, तो ये कह रहा है कि पॉइंट ओ पर बताओ। तो पॉइंट ओ पर बताता हूं मैं आपको, ये लिख लिया सबने? यस सर। अच्छा एक चीज और इसने ये भी पूछा थर्ड पार्ट में कि नंबर ऑफ मैक्सिमा लाइंग बिटवीन ओ एंड सेंट्रल मैक्सिमा बताओ कितना होगा, है ना? तो करते हैं, पहले मैं बीटा निकाल लूं, है ना? तो बीटा कितना होगा इसका देखो, क्योंकि एयर है तो बीटा हो जाएगा लैम्बडा d/d। तो लैम्बडा कितना भाई इसका? या ऐसा करते हैं ना, चलो इसी से करते हैं, बीटा वैसे निकाल लो, बीटा कितना आ रहा है, निकल आएगा कितना है 500 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी कितना है, ये हो गया 10⁻⁻3। तो कितना हो जाएगा भाई बीटा इक्वल टू 5, तो 5 इंटू 10⁻⁴ यानी 0.5 mm आ जाएगा, है ना? 0.5 mm अगर आ जाएगा तो यहाँ से देखो y0 अपने को कितना है 0.01 है, तो नंबर ऑफ यहाँ से नहीं निकाल सकते हम लोग, कितना आ जाएगा ये y0 बाई बीटा करो, y0 कितना है 0.01 बाई ये 0.5 इंटू 10⁻⁻3 यानी कितना हो रहा है 20। हाँ कितना हो जाएगा ये 20 आ रहा है, n की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ देखो 20 आ रहा है। ये लॉजिक समझ में आया सबको? अच्छा यस सर। n की वैल्यू 20 आया, इसका मतलब है कि यहाँ कौन सा मिनिमा लाई कर रहा है, यानी क्योंकि n इक्वल टू 0 यहाँ है, इसका मतलब है कि टोटल कितने मैक्सिमास हो गए इस पर, यानी हमने टोटल लेंथ के बीच में देखा ने, तो टोटल ये आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ तो मैक्सिमम मिल रहा है आपको किस पर पॉइंट पर, तो इंटेंसिटी क्या मिल जाएगी यहाँ, तो I0 ही मिल जाएगी आपको, ठीक है ना? तो हो गया और क्या। तो इस तरह से करेंगे। अभी टॉपिक भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, ये भला ही छोटा सा टॉपिक, तभी तो यही एडवांस में दिया है इन्होंने, क्योंकि एक छोटा सा YDS एक एक्सपेरिमेंट है, उस पर हर साल, मुझे तो ऐसा हर साल ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं मालूम है, लास्ट ईयर ही नहीं आया होगा क्वेश्चन इसका, तो हर साल इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, लिखिया? हाँ सर। अब नेक्स्ट है इसमें कॉन्सेप्ट, स्लिट्स पावर। इस पे भी क्वेश्चन वैसे तो आ चुका है, एक क्या बोलते हैं इसको, मतलब पहले सब्जेक्टिव टाइप में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, जब सब्जेक्टिव हुआ करता था, और 2008 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें मल्टी क्रेडिट क्वेश्चन था, उसमें भी इसको लेकर क्वेश्चन आ चुका है। तो स्लिट्स पावर मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास में ये स्लिट्स प्लेन है, ये S1 है, ये S2 है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है,
इसकी इंटेंसिटी मैंने मान लिया कि आई नॉट है ना, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है। अब यहाँ देखो स्लिट प्लेन तो ऐसा है ना, ये तो स्लिट्स ऐसे दिए हुए अपने पास। तो यहाँ जो लेंथ है ना स्लिट्स की वो इक्वल है, लेंथ इक्वल देगा वो, विड्थ में वेरिएशन करेगा। तो ये जो लेंथ है ना यहाँ, ये दोनों की इक्वल है, लेकिन ये जो विड्थ है यानी रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये मान लो W1 है और ये मान लेते हैं W2 है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी पावर होगी P1 और यहाँ जो पावर होगी P2, क्योंकि यहाँ स्क्रीन है, ये पॉइंट O है, ये स्क्रीन है। तो यहाँ ये जो इंटेंसिटी आ रही है उसके बारे में बात करना है अपने को। तो पहले पावर लिखेंगे, तो पावर क्या होगा, इसका एरिया देखो आप, यानी हमें मालूम है कि यहाँ जो पावर की बात करेंगे हम लोग, तो P1 इक्वल टू होगा I नॉट इंटू इसका एरिया, एरिया कितना, LW1, और P2 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, I नॉट LW2। इसका मतलब है कि अगर विड्थ चेंज कर देंगे तो पावर भी इन स्लिट्स की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जो लाइट यहाँ जा रही है स्क्रीन पर, स्क्रीन पे जो लाइट जा रही है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी है वो I1 है, इसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I2 है। तो I1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 होगा, यानी अल्टीमेटली इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, W1 के। उसी तरह I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 होगा, और यहाँ इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, W2 के। इसका मतलब है कि स्लिट्स की विड्थ को अगर हम चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, वेरी करेगी। ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसके अपने को आगे जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन है तो करवाऊंगा मैं, उससे और क्लियर होगा आपको ये। तो इंटेंसिटी ड्यू टू each slits depends upon the width of the slits, ठीक है। तो यहाँ I1 I2 क्या है, इंटेंसिटी at a screen due to slits S1 and S2 respectively। अगर स्लिट विड्थ अगर इक्वल है तो दोनों की इंटेंसिटी क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। और ये स्लिट्स पावर है, ये जो दिया है P1 P2, और इंटेंसिटी इन स्लिट्स पावर के करस्पॉन्डिंग है। और तो पावर किसके करस्पॉन्डिंग, एक तरह से देखा जाए तो विड्थ के करस्पॉन्डिंग है, तो इंटेंसिटी विड्थ के करस्पॉन्डिंग है।
लिख लिया? ठीक है, लिख लिया भाई? हाँ सर। हाँ सर। सर नेक्स्ट है हमारे पास में YDAC when slits plane and screen both are perpendicular to each other and sources of light are point sources. तो ये इस तरह से कि एक पॉइंट सोर्स यहाँ है S1 और एक पॉइंट सोर्स है यहाँ S2 और यहाँ ये स्क्रीन है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है और इसके सेंटर है ना, और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस एक कैपिटल D है और यहाँ दिया है कि D जो है वो कैपिटल D से ज़्यादा है। तो हमें इस स्क्रीन पे देखना है। तो आप यहाँ देखोगे कि सबसे ज़्यादा पार्ट डिफरेंस आपको इस पॉइंट पर मिलेगा। उसके बाद पार्ट डिफरेंस क्या होगा, अगर आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो पार्ट डिफरेंस कम होता जाएगा, इधर भी जाते जाओगे तो पार्ट डिफरेंस डिक्रीज करता जाएगा और इन्फिनिटी पे देखो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब मैक्सिमम ऑर्डर जो होगा फ्रिंजेस का वो यहाँ मिलेगा आपको इस पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, किसी जनरल पॉइंट पी पर जाएंगे हम लोग, है ना। तो क्या होगा, यहाँ से भी रे जा रही है और यहाँ से भी रे जा रही है और ये हमारे पास में ये डॉटेड लाइन है मिड पॉइंट से। तो ये एंगल में यहाँ थीटा ले रहा हूँ। कंडीशन हमारे पास में मैंने पहले दे दी। यहाँ पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ तो आप देख रहे हो कि ये एंगल भी क्या होगा, ऑलमोस्ट थीटा ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा डी कोस थीटा। क्या आ जाएगा इस केस में, डी कोस थीटा। तो पॉइंट पी पर जो पार्ट डिफरेंस मिलेगा आपको वो मिलेगा डी कोस थीटा, बाकी सब कहानी वही रहेगी। ठीक है, पार्ट डिफरेंस क्या मिलेगा, डी कोस थीटा। लेकिन ये दोनों क्या है, पॉइंट सोर्सेस हैं। क्या है, पॉइंट, पहले लिख लो फिर आगे का बताता हूँ मैं। तो यहाँ हम बात करेंगे फ्रिंजेस कैसे मिलेगी यहाँ। तो यहाँ फ्रिंजेस आपको स्ट्रिप्स नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी सर्कुलर रिंग्स मिलेगी। यहाँ क्या मिलेगी, सर्कुलर रिंग्स। क्यों मिलेगी बताता हूँ अभी मैं।
लिख लिया? हाँ सर। तो इसमें देखो ये दोनों पॉइंट सोर्सेस है, तो इनकी फ्रिंजेस सर्कुलर क्यों मिलेगी? क्योंकि देखो हर पॉइंट यहाँ से जब देखोगे ना स्क्रीन पर, जैसे स्क्रीन में मैंने मान लिया कि ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस क्या होगा? इधर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, है ना? तो इस जब वाई जेड एक्सिस पर आप जाओगे तो वाई जेड एक्सिस का अगर आप देखोगे मान लो, तो ये हमारे पास में y है और ये हमारे पास में z है, ये पॉइंट O था। तो आप देखोगे कि हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है इसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? ऐसे इसका पार्ट डिफरेंस क्या है? यहाँ सेम है, फिर नेक्स्ट वाले के लिए पार्ट डिफरेंस सेम है, तो ऐसे आपको सर्कुलर रिंग्स मिलेगी यहाँ। ये विजुलाइज हो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ? तो यहाँ जो फ्रिंजेस होगी ना, वो दरअसल क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, क्या मिलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये समझ में आ रहा है कैसे बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। है ना? क्योंकि यहाँ से देखो कोई भी पॉइंट के लिए आप देखो, ये जैसे ये पाथ है हमारे पास डेल्टा एक्स आया, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? एक पूरा ऐसे सर्कल मिलेगा ना, इसके पूरे सर्कल के लिए। किसमें? वाई जेड प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं। वाई जेड प्लेन पे ऐसे पूरा एक सर्कल मिलेगा ना आपको, है ना? तो उस पूरे सर्कल के लिए इनका पार्ट डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ जो स्क्रीन पर अपने को फ्रिंजेस मिलेगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे इस केस में। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, तो ये पॉइंट लिख लो आप। अब इस वाले पार्ट में थिन फिल्म का रह गया है, बाकी सब करवा दिया मैंने, बस थिन फिल्म बाकी रह गया। तो नेक्स्ट क्लास में, यानी कल क्लास है ना, उसमें करवा देता हूँ मैं। तो अगर कल हो सकता है तो मैं कल उसको भी करवा दूंगा डिफ्रेक्शन में, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसमें टाइम लगना ही था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, वो दरअसल इलास्टिसिटी विस्कोसिटी वाला रहेगा, क्योंकि जो डीपीपी के पैटर्न के हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो पहले वो टॉपिक आने वाले हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये मैं बाद में करा दूंगा, क्योंकि वैसे भी लास्ट में मेरे ख्याल से डीपीपी बीच में भी होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको डीपीपी मिल गई क्या? नहीं मिली ना अभी? जो रिवीजन डीपीपी आए वो नहीं मिली ना किसी को भी? नहीं सर। तो देखिए कोशिश करिएगा डीपीपी हो जाए, क्योंकि 75 क्वेश्चंस हैं, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। वो क्या करें, एक तो वो हो गया, वो तो डीपीपी करना ही है, साथ में जो टॉपिक है, जो करंट टॉपिक चल रहा है वो भी चलता रहेगा, है ना? वो तो चलेगा ही। वैसे पर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, अब क्या करें, चीज़ें ऐसी फंसी हुई है, स्पीड से पढ़ा नहीं सकते, समझ में कुछ आएगा नहीं, है ना? लेकिन पढ़ा सारा देंगे आपको, जो जो भी काम का है, लेकिन मेहनत तो देखो आप ही को करनी पड़ेगी। अब उसमें तो क्या कर सकता हूँ बताइए? मैं चाहता तो कई सारी चीज़ें उड़ा सकता था, मालूम है, पर मुझे मालूम है वो अभी आपको भी अच्छा लगेगा, चलो सिलेबस हो गया, सब करवा दिया, क्या चैप्टर खत्म हुआ, मज़ा आ गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चैप्टर खत्म तो हो जाएगा लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि हमारे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो नहीं। आप सोचेगा कि आपको बाद में कितना बेनिफिट होने वाला है, उसके बारे में सोचेगा आप,
क्योंकि कहीं होता है जो मतलब अब है ना थोड़ा सा, इसलिए टाइम भी लगा है, लेकिन नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। कल है ना, कितने बजे कल? 6:30 से क्या टाइमिंग? हाँ सर। 6:30। ठीक है, चलो फिर, ओके, बाय बाय।